तकदीर के जरवे पे हम पे तदबीर लरसती रहती है, किस्मत है नतीजा मेहनत का, ये कौन कहा तदबीर न कर। दोस्तों, ये मेहनत है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। ठीक है, मेहनत के अलावा सिर्फ तकदीर के भरोसे अगर बैठे हो तो तकदीर कभी भी आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देगी जब तक आप मेहनत नहीं करते हो, कर्म नहीं करते हो। भगवत गीता का भी सार यही है, हर धर्म का सार यही है। तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। ठीक है, चलिए आज की जो क्लास है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 100 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और आज हम इस सीरीज में 25 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कभी न कभी, और पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। तो आपको वो 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्लास है ये चल रही है आपकी डू स्टडी पे, इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। ठीक है, हम सिर्फ क्वांटिटी में भरोसा नहीं करते हैं, क्वालिटी में करते हैं। और एक बार आप अगर यहाँ से पढ़ लेते हैं तो यकीनन ये दावा कर सकता हूं मैं कि आप एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस NIS ग्रेड 12 का क्वेश्चंस 25 जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, किस प्रलेख को संविधान कहा जाता है? विच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन है कि भी संविधान किसको कहवत हूं, क्या चीज होता है संविधान। देखो समझो क्या है संविधान, कि संविधान क्या है। ठीक है, किसे आप संविधान कहोगे? ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट सबको संविधान कह दोगे? ऐसा तो है नहीं, कोई किताब है उसको संविधान नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा कौन सा प्रलेख है, किस प्रलेख को आप संविधान कहोगे? तो संविधान, देखो अगर आपको आंसर पता है तो आप पॉज करो, इसका आंसर लिखो। ठीक है, और SST में, सोशल साइंस में आप कुछ की पॉइंट्स होते हैं, बस उसी के इर्द गिर्द आपको लिखना होता है। सबसे पहले संविधान में क्या होना चाहिए? तो संविधान निर्माताओं के द्वारा बनाया होना चाहिए। पहली की पॉइंट है कि संविधान किसके द्वारा बना होना चाहिए? संविधान निर्माताओं के द्वारा। अब संविधान निर्माता ऐसे थोड़ी ना कि अपने आप हो जाएंगे, नहीं, वो संविधान निर्माता जो जनता का प्रतिनिधित्व किए हो, जिन्हें जनता चुनकर भेजी हो कि भाई जाइए आप हमारे बिहाफ पर, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के विकास के लिए, हमारे लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाइए, एक ऐसा प्रलेख बनाइए जो यहाँ के शासन, प्रशासन, अधिकार, विकास, इन सब का क्या करे, इन सब के बारे में उसमें उल्लेखित हो, लिखा हुआ हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान वह दस्तावेज है जिसे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया जाता है, और जिसमें राज्य को चलाने, सरकार को चलाने, उसके चुनाव, हमारे अधिकार, इन सब के बारे में लिखित दस्तावेज होता है। वो उसी को हम क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। तो की पॉइंट्स में सबसे पहले क्या होगा कि ये संविधान निर्माताओं के द्वारा बना होगा। ठीक है, संविधान निर्माता इसे बनाएंगे। ठीक है, संविधान निर्माता जनता के द्वारा चुने होंगे। ठीक है, जनता इन्हें चुनकर भेजेगी। ठीक है, और इसमें क्या क्या होगा? इसमें राज्य को चलाने, राज्य प्रशासन, न्यायपालिका, आपके अधिकार, आपके कर्तव्य, इन सब के बारे में क्या होगा? सब चीज के बारे में इसमें लिखा होगा। ऐसे डॉक्यूमेंट को ही हम क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। क्लियर है? की पॉइंट्स आप नोट कर लो, ये आपके की पॉइंट्स होंगे। इसके इर्द गिर्द ही आपको वाक्य बनाकर क्या होगा? लिखना होगा 2-4 लाइन।
वही आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे की पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि भाई स्टेट एनी टू एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। कह रहा है कि स्टेट में जो गवर्नर हैं उनके एक्सिक्यूटिव पावर को लिखिए, जुडिशियल पावर को नहीं बोल रहा है, ठीक है, लेजिस्लेचर पावर को नहीं बोल, एक्सिक्यूटिव पावर को बोल रहा है। मतलब कार्यकारी शक्तियां क्या क्या है, तो कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के क्या होते हैं। तो सबसे पहले वो क्या वो कर सकता है, वो मुख्यमंत्री को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को क्या करता है, नियुक्त करता है। हालांकि वो इलेक्शन के द्वारा चुनकर आते हैं, लेकिन इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, यही राज्यपाल करता है, ठीक है। दूसरा, ये कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। मान लो कि कोई राज्य का कोई विषय है, राज्य सूची का कोई विषय है, आगे हम देखेंगे कि कितने प्रकार की सूची होती है, कितने विषय होते हैं, लेकिन अगर कोई राज्य सूची का विषय है और राज्य में उस समय विधानमंडल जो है सेशन में नहीं है, सेशन में मतलब है कि सत्र में नहीं है, अभी बैठ नहीं रही है और उसको कानून बनाना है, तो उस समय क्या कर सकता है, राज्यपाल ऐसा कानून बना सकता है जो 1 साल तक क्या रहता है, वैलिड रहता है, कानून के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये इसके कार्यकारी शक्तियां हो जाएंगी 2। ध्यान रखना, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में सबसे पहला है कि वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को क्या करता है, अपॉइंट करता है। दूसरा, अध्यादेश जारी कर सकता है। तीसरा, और भी बहुत सारी चीज, जैसे यूपीपीसीएस जो स्टेट का लोकसभा आयोग है उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, उनके सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको शपथ दिलाने का भी काम कर सकता है। कई सारे काम हैं, ठीक है, राज्यपाल के। लेकिन आप लोगों के लिए इजी यही होगा कि मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा और मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएगा, और कोई भी अध्यादेश वो जारी कर सकता है यदि विधानसभा सत्र में नहीं है तो, ठीक है। ध्यान है, लिख इसको नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है कि भाई 62 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले, अभी 62 वर्ष की पूरी नहीं हुई है, उसके पहले ही किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना हो तो भाई हम किन आधारों पर उसको हटा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, चाहे वो वहां के मुख्य न्यायाधीश हैं, चाहे कोई भी न्यायाधीश हैं, उनको अगर वहां से हटाना हो, तो अगर आपने हमारा क्लास देखा है हाई कोर्ट वाला, ठीक है, तो आपको बहुत इजीली इसका आंसर पता होगा, ठीक है, कैसे उसको हटा दें। एक तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। हटाने के तरीके कई सारे हैं। जैसे पहला तो आपको यहीं पे दे दिया कि अगर वो 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो अपने आप अपने पद से हट जाएंगे। दूसरा, अगर इनको काम नहीं करने का मन करता है, हर व्यक्ति को होता है कि वो रिजिग्नेशन, आप भी अगर कहीं आगे चल के जॉब कर रहे हैं या जॉब आगे करेंगे तो आपको मान लीजिए जॉब पसंद नहीं है, नहीं करना है आपको, आप रिजिग्नेशन देकर उस पद से हट सकते हैं, ठीक है। ये अधिकार है आपका कि आप हट सकते हैं। अगर आप किसी बॉन्ड में नहीं है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं तब तो हटना मुश्किल है, ठीक है। तो आप रिजिग्नेशन के जरिए भी हट सकते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। लेकिन अब ये पूछ रहा है, देखो यही देखना, ऐसा नहीं कि आप लिख के आ गया कि 62 वर्ष की आयु पूरी कर लिया तो हट गया, या उसको क्या नाम है रिजिग्नेशन, ये दोनों की बात ही नहीं कर रहा। ये बात कर रहा कि किन आधारों पर उनको हटाया जा सकता है, उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो बस इनको 2 आधार पर हटा सकता है, ठीक है। पहला कि भाई ये असक्षम हो, ठीक है, ये असक्षम है, ये कार्य करने में योग्य नहीं है, ये अपने पद के साथ जो है न्याय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो असक्षमता है इनके अंदर, एबिलिटी नहीं है उतनी, तो इनको इसके आधार पर पद से हटाया जा सकता है। और दूसरा है कि ये जो है क्या कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, दुर्व्यवहार कर रहे हैं या अपने
पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये अपने पद का गलत इस्तेमाल का मतलब ये है कि ये पैसा ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या अपने किसी परिजन को क्या कर रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं उस पद पर रहते हुए, तो भी इनको महाअभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में एक जस्टिस को महाअभियोग लगाकर हटाया गया, क्योंकि उनके रेजिडेंशियल प्लेस पर एक कॉटेज में आग लगी, और आग लगी तो उसमें करोड़ों रुपए जलकर राख हुए, जिससे ये पता चलता है, हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे रुपए नहीं, तो भाई तुम्हारे रुपए नहीं है, तुम्हारे रेजिडेंस में क्या कर रहे हैं, तुम्हारे घर में बताओ, अगर आप ही सोचो, अगर तुम्हारे घर के अड़ोस पड़ोस में, मतलब तुम्हारा घर है और उसी एरिया में करोड़ों रुपया जल के राख हो रहा है और आप कह रहे हो कि हमको पते नहीं है, गजब मामला है। तो उनको इसके आधार पर जो संसद है महाअभियोग लगाकर हटाई, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, अपना लाभ के मतलब करप्शन कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। भ्रष्टाचार करता है, दुर्व्यवहार करते हैं, असक्षमता है, ठीक है, तो इसके आधार पर इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। पावर का सेपरेशन का मतलब क्या है, और सबसे पहले ये समझो कि पावर का सेपरेशन जरूरी क्यों है। अगर पावर का सेपरेशन नहीं होगा तो पावर एक व्यक्ति में क्या हो जाएगी, केंद्रित हो जाएगी, और पावर अगर एक व्यक्ति में केंद्रित हो गई तो वो डिक्टेट करने लगेगा। हम लोकतंत्र में क्यों हैं, हम राजतंत्र से लोकतंत्र में क्यों आए, इसीलिए आए हैं ना कि शक्ति जो है किसी एक में केंद्रित ना हो। राजतंत्र में क्या था, एक व्यक्ति में केंद्रित होता, वही राजा हैं, वही न्यायाधीश हैं, वही प्रशासन है, जो एक बार उन्होंने जो बोल दिया वही कानून है, मतलब कुछ भी बोल दिया वही कानून बन जाता है। ठीक है, हालांकि आज भी कई सारे मतलब ऐसे कई सारे देश हैं जहां राजतंत्र चल रहा है, लेकिन ये सही है क्या, जहां भी लोकतंत्र होगा वहां आप देखोगे कि सेपरेशन ऑफ पावर होगा। चाहे अमेरिका ले लो, चाहे इंग्लैंड ले लो, चाहे भारत ले लो, जहां भी डेमोक्रेसी है वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी होता है। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्यों चाहिए, क्योंकि भाई सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए चाहिए कि लोग, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी सरकारें हैं, वो अपने अपने एरिया में रहकर कार्य कर सकें, एक दूसरे के एरिया में दखलंदाजी ना करें। और ऐसा भी नहीं है कि एक पे दूसरे का चेक एंड बैलेंस भी रहे, ऐसा नहीं है कि उसके एरिया में वो नहीं कर जा सकता तो वो कुछ भी करेगा, उस पर चेक एंड बैलेंस भी रखा गया, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। अब संविधान में ही क्या किया जाएगा, शक्ति का विभाजन किया जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर कहां किया गया है, संविधान में किया गया है। कैसे किया गया है, संविधान कहता है कि देखो भाई, हम 3 तरह के विषय हैं जिस पर कानून बनते हैं। अब सरकार भारत में कितने तरह के हैं, 2 तरह के। पहला संघ सरकार हो गया, ठीक है, एक हो गया संघ सरकार, हो गया ना भाई, दूसरा हो गया राज्य सरकार। ठीक है, अब ये चीजें हैं हमारे यहाँ, द्वैध शासन है क्योंकि संघात्मक है हमारा संविधान। अब संघ सरकार को बोला कि देखो भाई, आप जो केंद्र में सरकार है उसको हम ज्यादा पावर दे रहे हैं, ज्यादा शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए जो संघ सरकार होगी उसके पास ज्यादा पावर होगी, और हम इसको 97 ऐसे विषय दे रहे हैं जिस पर ये कानून बनाएगी। और इस 97 विषय को एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, संघ सूची। ठीक है, क्या दिया गया, संघ सूची। ऐसे ही फिर राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार केंद्र, एक राज्य की सरकार होगी, ठीक है, राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये क्या है, राज्य हैं, तो राज्य की सरकार है तो राज्य के पास भी कुछ विषय होंगे, कुछ पावर होंगे।
तो शुरू में जब हमारा संविधान बना तो राज्य सरकार को 66 ऐसे विषय हैं जिस पर ये कानून बना सकते थे। ठीक है, ऐसे विषय थे जिस पर कानून बना सकते थे। लेकिन अब एक चीज और है, इन दोनों के बीच में एक और आता है, समवर्तीय सूची। अब समवर्तीय सूची वो सूची है, इसमें कितने थे, इसमें शुरू में 47 विषय थे। कितने विषय थे, 47 विषय थे। संघ सूची तो आप समझ गए। अब राज्य सूची में वो विषय रखे गए जो राज्य सरकार बनाती है वहां के लोगों के लिए। ये एक्चुअली में वो मैटर्स हैं जिसमें राज्य जो है अपने लोगों के लिए, विकास के लिए, वहां के लोगों के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है। ठीक है, तो इसमें 66 थे, लेकिन संविधान संशोधन करके इसमें से 5 ऐसे विषय को निकालकर कहां कर दिया गया, समवर्तीय सूची में कर दिया गया। तो समवर्तीय सूची में इस समय 52 विषय हो गए हैं और राज्य सूची में 61 विषय हो गए हैं। ठीक है, अब समवर्तीय सूची में कितने हैं, 52 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं। संघ सूची में 97 विषय हैं। 97 विषय पे संघ सरकार बनाएगी कानून, 61 विषय पे राज्य सरकार बनाएगी कानून। अब ये 52 विषय जो बच रहे हैं इस पे कौन बनाएगा कानून, तो इस पे कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को भी है, राज्य सरकार को भी है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के कानून में तो संघ सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून मान्य होगा समवर्तीय सूची के विषय पर। और क्यों होगा, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। जो केंद्र सरकार में जो संसद में बैठते हैं वो पूरे भारत के लिए आते हैं, पूरे भारत से आते हैं, तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये हो गया समवर्तीय सूची, संघ सूची और राज्य सूची। एक और होता है अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट सूची। ठीक है, अवशिष्ट सूची वो सूची है जिसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है कौन सा विषय, कोई ऐसा कुछ ऐसा मुद्दा आ गया, जैसे मान लो एआई नहीं था उस समय। ठीक है, एआई का जमाना नहीं था उस समय, कंप्यूटर का जमाना नहीं था उस समय। तो भाई ऐसी चीजों पे कौन कानून बनाएगा, तो ऐसी चीजों पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है केंद्र को। ठीक है, केंद्र सरकार ऐसे कानूनों पर, ऐसे विषयों पर क्या करेगी, कानून बनाएगी। तो टोटल जो आप देखो पूरे सेपरेशन किया गया है ना पावर का। ठीक है, ये तो पावर का हो गया। अब यहीं पर आप एक और चीज देखो, यहीं पर आप देखोगे कि सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग है ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कौन कौन है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका है, समझ लो इसको, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, स्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब ये तीनों के बीच में भी सेपरेशन ऑफ पावर है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है। क्या पावर है, व्यवस्थापिका क्या करती है, कानून बनाती है। विधानसभा, संसद क्या करती है, कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, वही जो कानून संसद द्वारा बनता है उसको लागू कराती है। पुलिस, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या करती है, जो भी सरकार कानून बनाती है, हमारी संसद कानून बनाती है, उसे लागू कराने का काम कौन करता है, कार्यपालिका। अगर कानून टूट गया तो दंड देने का अधिकार कि भाई इसने कानून तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। ठीक है, अगर तोड़ा है तो क्या सजा मिलनी चाहिए, नहीं तोड़ा है तो आजाद के उसको करना है। ये सारी चीजों के बारे में किसको दी गई है शक्ति, न्यायपालिका को शक्ति दी गई। तो यहां भी आप देखो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में भी सेपरेशन ऑफ पावर है। तो शक्ति विभाजन का क्या अर्थ है, शक्ति विभाजन का अर्थ है कि सरकार के अंगों के बीच में और राज्य सूची और संघ सूची और समवर्तीय सूची में शक्ति का विभाजन किया गया है, जिससे
कि इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। इसे ही हम कहते हैं शक्ति का विभाजन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समान धर्म को राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण अंग क्यों माना गया? क्योंकि समान धर्म के लोग अगर हैं तो राष्ट्रीयता बहुत बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि समान धर्म के लोगों में क्या होता है? एकता होती है। ठीक है, समान धर्म के लोग एक दूसरे के साथ रहना सुरक्षित महसूस करते हैं, मतलब सुरक्षा वहां पे बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरा, समान धर्म के लोगों में विश्वास पैदा होता है, विश्वास होता है उन लोगों के बीच में। ठीक है, चौथा, राष्ट्रीयता की भावना यानी एकता की भावना बढ़ती जाती है। पांचवा, एकजुटता होती है उनके बीच में। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? ये सब बता रहे हैं कि राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण अंग ये सारे क्यों है? क्योंकि जब समान धर्म होगा, आप देखो कई सारे तो धर्म के आधार पर राज्य बने हैं, देश बने। अब इजराइल को ले लो, इजराइल में यहूदी ही रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि वो समान धर्म के हैं। एक दूसरे के बीच में क्या है? विश्वास ज्यादा है। ठीक है, एकजुटता ज्यादा है, एकता ज्यादा है, वो परस्पर एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। समझ गए? लेकिन जहां असमान धर्म के लोग रहेंगे वहां पे क्या होती है? दिक्कत ज्यादा होती है। आप भारत में ले लो, भारत में आप देखोगे कितने कम्युनल राइट्स होते हैं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा किसके आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था। क्यों? क्योंकि मुसलमान जो है, जिन्ना का कहना था कि द्विराष्ट्र राष्ट्र का सिद्धांत उन्होंने दिया कि भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों विरोधी धर्म हैं और एक दूसरे के साथ ये रह ही नहीं सकते, असंभव है इनका एक दूसरे के साथ रहना। तो क्या था? यही तो था कि भाई समान धर्म के लोग मिलकर एक राष्ट्र बनाएंगे तो राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज्यादा मजबूत रहेगी। तो कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रीयता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक क्या है? समान धर्म है। क्यों है? क्योंकि ये एकता की भावना पैदा करता है, आपस में सुरक्षा महसूस कराता है, विश्वास पैदा करता है, एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधता है और एकजुटता पैदा करता है। रहन सहन की तरीके एक जैसे होते हैं, विरोधी चीजें नहीं होती हैं, ईर्ष्या और द्वेष की संभावना नहीं होती है, अविश्वास पैदा नहीं होता है। आपको लगता है कि हिंदू कभी भी मुसलमान पर और मुसलमान हिंदू पे भरोसा कर? देखो, फिलोसफिकल चीजें छोड़ दो, लेकिन राजनीतिक रूप से आप सोचो, क्योंकि आप राजनीतिक शास्त्र के राजनीति का अध्ययन कर रहे हो, तो राजनीति में क्या कहा गया है? राजनीति तो भाई सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, लेकिन आप अगर धर्म के आधार पर सोचो तो क्या आप भरोसा कर पाओगे? जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, कितना तगड़ा दंगा हुआ था। आप सोचो, नोआखली लाशों के ढेर पर लदा हुआ था, जहां पर लॉर्ड माउंटबेटन का जो सेना थी वो पस्त हो चुकी थी। महात्मा गांधी को जाकर वहां पे अनशन करना पड़ा और वहां के नोआखली के जो विद्रोह था, जो दंगे थे, जो हिंसक दंगे थे, उसको रुकवाना पड़ा। और तभी लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था कि ये अधनंगा फकीर आर्मी के बराबर है। समझ गए? आप महात्मा गांधी को हम बहुत क्या करते हैं? फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहा है महात्मा गांधी के बारे में, कोई कुछ भी लिख रहा है, अरे गधों। महात्मा गांधी का एक अंश भी है तुम में। और समस्या समाज की यही है। समस्या क्या है? कि वो ऐसे पुरुषों को जो समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं, उनको या तो भगवान बना देगी या महापुरुष। क्योंकि भाई उनको ये लगता है यार ये महापुरुष आदमी है, ये कर सकता है, मैं थोड़ी नहीं कर सकता, मैं कॉमन आदमी हूं, मेरे से थोड़ी ना होगा। भगवान राम थे, भगवान थे वो, इसलिए वो कर रहे हैं, हमसे थोड़ी ना होगा। राम किस पे ज्यादा खुश होंगे? जो राम के रास्ते पे चलेगा उससे ज्यादा खुश होंगे, या राम जो कर रहा है उससे ज्यादा खुश होंगे? रुक मुख में राम बगल में छुरी, केकर पाई काटी मूड़ी। तो भाई ऐसे लोगों से राम खुश नहीं होंगे। राम खुश होंगे जो राम के आदर्श पर चल रहा है, जो राम ने जो रास्ता दिखाया है उस पे चल रहा है, उससे राम ज्यादा खुश होंगे। ना कि जो 24 घंटा राम राम कह रहा है लेकिन राम के आदर्शों पर नहीं चल रहा, राम के पथ पर नहीं चल रहा, उससे राम खुश
नहीं होंगे, चाहे आप कितना भी घंटी घंटा बजा लो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसलिए समान धर्म के लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, जो राष्ट्रीयता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मई 1998 में भारत और पाकिस्तान द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के कारण दोनों देशों के संबंध में दो प्रभाव बताओ। अब एक बात बताओ, तुम्हारे क्लास में कोई बच्चा है जो बहुत पढ़ने में तेज है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और सोचो अगर एक ही क्लास में दो तेजू खां हो और दोनों का समान नंबर आता जाए, तो भी एक दूसरे को वो क्या करेंगे, शत्रुता की नजर से देखेंगे। अब ये भारत और पाकिस्तान तो जन्मजात शत्रु हैं, इनका जन्म ही हुआ है शत्रुता के आधार पर। और जन्म किस पे हुआ है? धर्म के आधार पर, कि भाई वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, और मुसलमान की वजह से हम अलग हैं, हमारी रहन सहन अलग है, हमारा पहनावा अलग है, खान पान अलग है, पूजा पद्धति अलग है, तो जन्मजात शत्रु हैं। ठीक है, तो जब जन्म से ही शत्रु हैं तो परमाणु परीक्षण करेगा, तो परमाणु परीक्षण की वजह से शक्ति प्राप्त हो रही है, और जब शक्ति प्राप्त हो रही है तो दोनों शक्ति की होड़ में लगे हुए हैं, और जब दोनों शक्ति की होड़ में लगेंगे और परीक्षण करेंगे तो दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसा होगा भाई? कटुता वाला होगा। ठीक है, परस्पर अविश्वास पैदा होगा, परस्पर क्या होगा? अविश्वास पैदा होगा। ठीक है, अविश्वास पैदा होगा। दूसरा परस्पर अविश्वास पैदा हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि युद्ध की स्थिति बनेगी। ठीक है, युद्ध की स्थिति बनेगी। आप एक बात सोचो, अभी ईरान परमाणु परीक्षण करने जा रहा था, इजराइल ने क्यों दागा उसको? सोचो, इजराइल ने क्यों दागा उसको? अमेरिका क्यों नहीं चाह रहा कि ईरान परमाणु परीक्षण कर पाए? ठीक है, अमेरिका क्यों नहीं चाह रहा कि उत्तर कोरिया जो है वो परमाणु परीक्षण कर पाए? सोचने वाली बात है। और यहां दोनों परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, तो दोनों के रिश्ते कैसे बनेंगे? द्वेषपूर्ण हो जाएंगे, अविश्वासपूर्ण हो जाएंगे, परस्पर भरोसा नहीं रह जाएगा, युद्ध जैसी स्थिति बनेगी ना। तभी तो 1998 में कारगिल का युद्ध होता है, आपको याद है ना, कारगिल की युद्ध होती है। कारगिल का युद्ध कब होता है? 1998 में होता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, और अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु परीक्षण करते हैं। और अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में अघोषित युद्ध हुआ था, ये परमाणु की वजह से ही तो जल्दी से खत्म कराया गया, क्योंकि दोनों के पास परमाणु है, और दोनों अगर एक दूसरे पे दागेंगे तो फिर वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। और वर्ल्ड वॉर अगर हो गया तो क्या लगता है, मानव अस्तित्व बचा रहेगा? ये समस्या है। ठीक है, तो दोनों के बीच के संबंध जो है कटुतापूर्ण हो गए, अविश्वास से भरा हो गया, युद्ध जैसी स्थिति बनी, और ठीक है, दोनों एक दूसरे पे भरोसा करने के लायक नहीं रहे। भारत भी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता था, पाकिस्तान भी भारत पे भरोसा नहीं करता था। दोनों की शक्तियां बराबर बढ़ती जा रही थी, विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, और परमाणु बम का अगर कोई परीक्षण कर ले तो उससे बड़ा क्या होगा? यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ उसको अप्रसार करना है भाई, परमाणु अप्रसार संधि लाओ, ये लाओ वो लाओ, यहाँ कोई मान ही नहीं रहा। और क्यों मानेगा भाई? अमेरिका मान रहा, रूस मान रहा कि भारत मानेगा? भारत मानना भी नहीं चाहिए भाई, देश हित से बड़ा कुछ है, राष्ट्रीय हित से बड़ा कुछ है। राष्ट्रीय हित है, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो करना पड़े वो करना सरकार की जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया अगर परमाणु अस्त्र को खत्म करेगा, भारत सबसे पहले आगे रहेगा, ये भारत का वचन है। लेकिन दुनिया अगर प्रयोग करता रहेगा तो भारत भी करेगा। लेकिन समस्या आज के समय में भारत का देख लो कितनी बड़ी है, कि दुनिया टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा रहा। आप सोचो, अमेरिका का जो एलन मस्क है, स्पेस की बात कर रहा, मंगल पे जीवन बसाने की बात कर रहा, रोबोटिक्स, एआई, इन सब का उपयोग हो रहा। भारत में क्या हो रहा? भारत में मंदिर बन रहा। चलो ठीक है, मंदिर बनाओ भाई, संस्कृति है, आपकी आस्था है, बनाओ। लेकिन जिस
ग्रंथ को पढ़कर। जर्मनी में संस्कृत भाषा में 200 यूनिवर्सिटी चल रही है, अमेरिका में चल रही है। ये लोग हमारे सांस्कृतिक बुक को पढ़कर, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़कर इन्वेंशन पे इन्वेंशन किए जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कास्ट के नाम पर, और नेता लोग भी मजे ले रहे हैं। भाई लड़ाओ सालों को, इसी में ये डेरा गर्क है इनका। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भी क्या करना, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ना पड़ेगा, इन्वेंशन के मामले में आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप एक बात सोचो ना, भारत क्या बना रहा है आज के समय में? ऐसा कुछ भी बता दो, क्या बना रहा? भारत के पुराने लोग, आर्यभट्ट जीरो की खोज की, रामानुजन इतने बड़े मैथमेटिशियन, भारत में कोई इनको एक्नॉलेज ही नहीं किया गया, विदेश में एक्नॉलेज किया गया। तो जो जितने हमारे इंजीनियर बनते हैं, यहाँ क्या सुविधा मिलता है? सब विदेश भागते हैं, विदेशों में इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, विदेश जाते हैं, काम करते हैं, वहां इन्वेंशन पे इन्वेंशन हो रहा है, विज्ञान तरक्की करता जा रहा है। भारत में क्या हो रहा है? भारत में कुछ हो ही नहीं रहा। लोगों को फुर्सत नहीं है भाई एक दूसरे को प्रति वैमनस्यता फैलाने से। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए यार, कि भारत को हमें शक्तिशाली बनाना है, या भारत पाकिस्तान से ही उलझता रहे। चीन को देख रहे हो, 100 साल आगे है चीन भारत से, लेकिन अभी कोई बोल देगा, कोई क्या देगा, देशद्रोही मान लेंगे उसको। भाई प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकलिटी पे आओ। चीन में देखो आजकल तो इतने सारे लोग ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनका ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग देखो, चाइना वालों की कितने तगड़े तरीके से विकास कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम अगर सच्चाई भी बोल दें, कह दें, तो दिक्कत हो जाएगी, देशद्रोही। अरे हम चाहते हैं भाई कि भारत हमारा नंबर 1 बने, विश्व गुरु बने, लेकिन कहने से नहीं बनेगा, ये दिखना चाहिए आचरण में, ये भी तो जरूरी है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत की समस्या पर भारत द्वारा शांतिपूर्ण हल को सुझाव पर चीन ने क्या कहा? अब सोचो, तिब्बत की समस्या हुई, तिब्बत पे चीन ने कहा कि भाई यह हमारा है, उस पर उसने हमला किया। अब तिब्बत के जो दलाई लामा थे, दलाई लामा जो धर्म गुरु हैं, वो भागकर कहां आ गए? भारत आ गए। जब तिब्बत के दलाई लामा को भारत जो शरण देगा, उसके बाद भारत कोई शांतिपूर्ण हल देगा चीन को, तो मानेगा चीन? चीन कह रहा है कि भाई भारत समझ जाओ, ये हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना बंद करो। ठीक है, ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप नहीं चाहिए आपका, और ये हमारी संप्रभुता के प्रति हमला है। तो भारत को उसने कहा कि आप, चीन ने क्या किया? चीन की सुझाव की प्रतिक्रिया में भारत के जितने सुझाव दिए थे उसको खारिज कर दिया कि हम नहीं मानेंगे, और दूसरा कि आप हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी मत करो, क्योंकि आपने दलाई लामा को क्या किया है? शरण दिया है, और तिब्बत हमारा है। तिब्बत ही नहीं, चीन साला बोलता है कि अरुणाचल भी हमारा है। अब बताओ, अरुणाचल बोलता है कि हमारा है, कश्मीर के कुछ भाग को अलग ही लिया हुआ है, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। तो चीन जो है अपने आप को बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमिकली रूप से बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। आप उसको टक्कर देना है तो बहुत तेजी से ग्रोथ करना पड़ेगा। ये धर्म और ये कास्ट, जाति पाति, ये सबसे बाहर उठकर इनोवेशन के क्षेत्र में कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो चीन ने भारत के द्वारा दिए गए सुझाव को खारिज कर दिया, और भारत को ये हिदायत दी, ये चेतावनी दी कि आप हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी ना करें। ठीक है, तो ये चीज हुई थी जब भारत ने तिब्बत समस्या पर अपनी सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसको मतदान देने का अधिकार होना चाहिए। उसको मतदान देने का क्या है? अधिकार है, मौलिक अधिकार है ये। और उसके साथ, अब मौलिक अधिकार होने की वजह से इसके साथ लिंग, जाति, धर्म, स्थान, ठीक है, इन सब के आधार पर, ठीक है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
जो भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है उसको सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार है, उसको मताधिकार का अधिकार है। उसके साथ लिंग, जाति, धर्म, ठीक है, स्थान, इन सब के किसी भी मतलब किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात उसके इस अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। इसी का अर्थ होता है इस वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ यही होता है। आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिकता की किन्हीं दो विशेषता। पहली विशेषता द्वेष और हिंसा फैलाता है। ये सिंपल सी बात है यार, सांप्रदायिकता होगी कहां होगा, सांप्रदायिक कम्युनल राइट्स होते हैं तो क्या होता है, द्वेष और हिंसा फैलती है। ठीक है, आपसी अविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा होता है, अविश्वास होगा, ठीक है, आपसी अविश्वास होगा। चौथा, धार्मिक उन्माद पे फैलेगा, धार्मिक उन्माद होगा, ठीक है, धार्मिक उन्माद होगा। यही सब तो है इसमें करना क्या है। सांप्रदायिकता का मतलब है कि द्वेष बढ़ रहे हैं, हिंसे बढ़ रहे हैं, आपस में क्या है, आपस में अविश्वास पैदा है, एक दूसरे को असुरक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं एक दूसरे के धर्म के लोग। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब अपने ही धर्म को सर्वोच्च मान रहे हैं कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है, मेरा धर्म सबसे महान है। अरे भाई आप एक बात सोचो ना, आपको मान लो गोरखपुर जाना है या आपको किसी स्थान पर जाना है, जाने के मार्ग कई सारे हो सकते हैं, एक ही मार्ग थोड़ी ना है। रेल से जाओ, वायुयान से जाओ, सड़क से जाओ, जाना आपको कहां है, गोरखपुर जाना। ऐसे ही अलग अलग धर्म का जो भी रास्ता है, अगर सही से देखोगे, मूल रूप से मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप देख धर्म क्या कि अलग अलग धर्म के जो मूल हैं, जो केंद्र हैं, वो कैसे समान है। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका कैसे समान है। ठीक है, तो उस पे लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जी हमारा ही रास्ता सबसे अच्छा है, हमारे रास्ते से चलो, हमारा ही रास्ता तुम्हें पहुंचा। अरे नहीं भाई, हर एक रास्ते से पहुंच सकते हो आप, ये समझने वाली बात है। तो ये धार्मिक जो सांप्रदायिकता है ये द्वेष और हिंसा फैलाता है, आपसी अविश्वास पर फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है और धर्म के आधार पर क्या करता है, एक दूसरे को बांटता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार तथा राज्य के निर्देशक तत्वों के बीच में दो अंतर बताइए। ये दो पूछा है अंतर, क्या क्या अंतर हो सकता है इन दोनों के बीच में। सबसे पहला, लागू करने की क्षमता। मौलिक अधिकार को आप लागू करवा सकते हैं किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, क्योंकि मौलिक अधिकार की सुरक्षा करना न्यायपालिका का कर्तव्य है। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करता है, चाहे वो राज्य ही क्यों ना हो, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की याचिका को सुनने के लिए बाध्य है। ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट इसको इन्फोर्सिबल नहीं कर सकता, इसको लागू कराने के लिए राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को एक निर्देश दिया गया है कि आप जैसे जैसे कैपेबल होते जाओगे आप इन सब चीजों को लागू करोगे। ठीक है, तो लागू कराने की अगर क्षमता की बात करें तो मौलिक अधिकार को आप लागू करवाने के लिए दबाव बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन नीति निर्देश के लिए नहीं बना सकते। ठीक है, चलो उद्देश्य की बात करें तो यह राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करता है, आपके अधिकारों की रक्षा करता है और नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को निर्देश देता है कि वो राज्य के नागरिकों का इकोनॉमिकल ग्रोथ करे। ठीक है, राज्य जैसे जैसे वो कैपेबल होता जाए वो उनका ग्रोथ की बात करे, उनकी सुरक्षा की, आर्थिक सुरक्षा की बात करे। क्योंकि जब संविधान हमारा बना था उस समय हमारा देश जो है आर्थिक रूप से कैपेबल नहीं था, इतने लोगों ने भारत को लूटा था कि आर्थिक रूप से बहुत गरीब हो गया था, बहुत गरीब था। और उस समय में इन सब चीजों को इन्फोर्सिबल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बाध्य नहीं कराया जा सकता था, इसलिए राज्य को यह निर्देश दिया गया, एक सलाह दी गई, एक
रोड मैप दिया गया कि आप जैसे जैसे कैपेबल होते जाओगे इन सब चीजों को लागू करोगे। तो ये एक निर्देश की बात है और वो राजनीतिक सुरक्षा की बात करता है, आपके अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है, मानव की सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, स्थान की बात करें तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है, जबकि भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत को रखा गया है। प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें तो प्रकृति के आधार पर जो मौलिक अधिकार है वो उसको आप इन्फोर्सिबल करा सकते हैं और ये राजनीतिक अधिकार में आता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत ये आपके इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बात करता है लेकिन इन्फोर्सिबल नहीं है और ये राज्य को एक सलाह देता है। नागरिकों पर प्रभाव, अगर राजनीतिक अधिकार मतलब अगर आपके पास मौलिक अधिकार नहीं है तो इसका मतलब है कि मानव स्वतंत्र ही नहीं है। हम आजादी क्यों चाहते थे? इसी मौलिक अधिकार के लिए चाहते थे, क्योंकि हमारे पास बोलने की आजादी नहीं थी, सरकार से क्वेश्चन करने की आजादी नहीं थी, सभा करने की आजादी नहीं थी। तो इन सब अधिकारों के लिए तो हम लड़ रहे थे। तो मौलिक अधिकार जो है नागरिकों के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ आर्थिक विकास भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार जो हमारे राजनीतिक अधिकार हैं, जो हमारे विकास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसको मौलिक अधिकार में रखा। लेकिन साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कि भाई देखो, जैसे जैसे आप कैपेबल होते जाओगे आर्थिक अधिकार की भी, आर्थिक सुरक्षा की भी पर भी आप काम करोगे। ठीक है, तो नागरिकों पर प्रभाव इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से पड़ता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कानून निर्माण संबंधी कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये जानना चाह रहा है कि राज्य विधानमंडल में कानून निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कानून निर्माण राज्य सरकार जो है किन किन विषय पर कानून बना सकता है। तो राज्य सरकार जो है 2 विषय पे, जो हम पीछे हम पढ़े हैं, 2 विषय पे कानून बना सकता है। एक तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, दूसरा संवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकता है। लेकिन अगर राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया संवर्ती सूची के विषय पर, ठीक है, टॉपिक पर, और उसी पर केंद्र सरकार ने बनाया और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो केंद्र सरकार जो बनाती है वो मान्य होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लो इन दोनों में से कोई एक विषय चुन लिया गया, जो भी विषय है, ठीक है, उस विषय को चुन लिया गया। ठीक है, मान लो शिक्षा के बारे में चुन लिया गया कि शिक्षा है। अब शिक्षा के बारे में अगर कोई विषय चुन लिया गया है तो उस पर क्या होगा, विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा विधानमंडल में। अब विधानमंडल में क्या होगा, हर एक पॉइंट पे चर्चा होगी, हर जो भी वहां के सदस्य हैं उस पर चर्चा करेंगे, वाद विवाद करेंगे। उसके बाद बहुत वाद विवाद के बाद अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है तो उसको वोटिंग के माध्यम से क्या किया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लो बजट और वित्तीय मामले पर नियंत्रण किसका होगा, ये सारा राज्य सरकार का ही होगा। कार्यपालिका पर भी नियंत्रण किसका होगा, राज्य सरकार का होगा। कानून में संशोधन करने का भी अधिकार किसके पास है, राज्य विधानमंडल के पास है। तो इसके पास कई सारे कार्य होते हैं, ये तो प्रस्तुति कर। लेकिन बजट पर भी कानून अगर बनाना है तो ये राज्य विधानमंडल बनाएगा। वित्तीय मामले पर पूरा नियंत्रण रखता है कार्यपालिका। एक्जीक्यूटिव पर भी नियंत्रण किसका होता है, विधानमंडल। जितने सरकार हैं, मतलब कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानमंडल के। राज्य की कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। और कानून में संशोधन भी कौन करेगा, मतलब राज्य ने कोई कानून बनाया जो राज्य विषय का कोई है, राज्य के टॉपिक का है, राज्य सूची का कोई विषय है और उस पर सुधार करना है तो उसमें संशोधन करने का भी काम राज्य विधानमंडल कर सकती है। तो ये सब उसके कानून निर्माण संबंधी कार्य शक्तियां हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, राज्य तथा राष्ट्र के बीच में कोई 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो अंतर का आधार याद रखो। ये अगर अंतर का आधार याद है, 4-5 है, तो आप आराम से लिख सकते हो। सबसे पहले ये है राज्य और राष्ट्र। तो राज्य के पास संप्रभुता होती है, ठीक है, राज्य क्या है, संप्रभु है, संप्रभुता होती है। संप्रभुता का मतलब क्या है कि हम बाहरी आदेश नहीं ले रहे हैं, हम पर किसी दूसरे का शासन नहीं है।
जब हम स्वतंत्र नहीं थे तो हम पर किसी दूसरे का संप्रभुता थी, कोई और शासन करता था, लेकिन आज हम स्वप्रभु हैं। तो राज्य के पास संप्रभुता होती है, लेकिन राष्ट्र के पास संप्रभुता नहीं होती है। भारत उस समय भी एक राष्ट्र था, और बिना संप्रभुता के भी कई सारे राष्ट्र हो सकते हैं, लेकिन राज्य अगर कोई भारत राज्य बना, राष्ट्र राज्य अगर बनेगा, तो राष्ट्र राज्य बनने के लिए संप्रभुता का होना जरूरी है। ठीक है। दूसरा, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक। जो राज्य है वो राजनीतिक है, लेकिन राजनीतिक आधार रखता है। ठीक है, भारत एक राज्य है, राजनीतिक आधार है, लेकिन राष्ट्र की बात, भारत का राष्ट्र है, उसमें संस्कृति और मनोवैज्ञानिक एक भावना की बात आती है। जैसे हम सब भारतीय हैं, क्या है, एक भावना है, इसमें हम सब आ जाते हैं। धर्म के रूप में हम बटते नहीं है, हम सब क्या होते हैं, भारतीय हैं। एक भावना है, एक फीलिंग है, वी आर इंडियंस। ठीक है, एक भावना है। ठीक है, राज्य के लिए भारत क्या होगा, भूगोल, एक सीमा होना चाहिए, उसका भौगोलिक आधार होना चाहिए। लेकिन मान लो कोई भारत का रहने वाला, हो सकता है लंदन में हो, इंग्लैंड में, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, लेकिन वो ये फीलिंग हम भारतीय हैं ये नहीं भूल सकता। तो ये एक मनोवैज्ञानिक भावना है। जब आप देखते हो अमेरिका चाहे लंदन चाहे कहीं भी भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, तो भारतीय समुदाय के लोग उनका स्वागत करते हैं। क्यों करते हैं, ये फीलिंग, ये भावना कि हम लोग भारतीय हैं। क्या है, मनोवैज्ञानिक भावना है। ठीक है, एक फीलिंग है। ठीक है, एक महसूस होता है। ये भारतीयता एक महसूस करने वाली चीज है, एक राष्ट्रीयता महसूस करने वाली चीज है। ठीक है, लेकिन राज्य क्या है, राजनीतिक है, इसका एक भौगोलिक एरिया होना जरूरी है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना कि भौगोलिक एरिया अमेरिका में भी जाके हो जाएगा, नहीं। ठीक है, एक भौगोलिक एरिया होगा। नियम तथा भावना से बंधे होते हैं। राज्य में, राज्य किससे चलता है, नियम से चलता है। नियम कहाँ पे लिखे हुए हैं, संविधान में लिखे हुए कि राज्य कैसे चलेगा, कैसे चुनाव होगा, कैसे कानून बनेंगे, कैसे पारित होगा, कैसे क्या होगा। हर एक चीज का, हर एक आर्टिकल, उसका अलग अलग आर्टिकल, अलग अलग भाग में विस्तार से हमारे संविधान निर्माताओं ने उस नियम को बनाया है। लेकिन राष्ट्रीयता भावना, भावना से बंधे होते हैं। मैंने बताया ना, वी आर इंडियंस, एक भावना है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय के हों, उनके अंदर एक भावना आती है। जैसे मान लो विदेश में, भारत से बाहर जब एक दूसरे से किसी भी धर्म के लोग मिलते हैं तो आपस में बात करते हैं, अच्छा भारतीय हैं, आप भारतीय हैं, एक भावना है, अरे आप हमारे देश से हैं, एक भावना है। समझ गए, तो ये भावना आपस में इनको क्या करती है, बांध के रखती है। लेकिन राज्य में नियम, आप अगर कोई भी कानून को तोड़ते हैं, नियम को तोड़ते हैं, न्यायपालिका दे के रगड़ देगी आपको। ठीक है, तो नियम होता है राज्य का इंपॉर्टेंट। ठीक है, बल तथा शक्ति की बात करें तो राज्य के पास बल और शक्ति है। पुलिस बल है, सेना बल है, आर्मी है, एयरफोर्स है। ठीक है, राज्य के पास क्या है, बल है, शक्ति है। आप अगर उसके नियम को नहीं मानोगे, नहीं पालन करोगे, तो क्या करेगी, पुलिस आएगी और इतना कुटाई करेगी, इतना कुटाई करेगी कि लाल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि बल और शक्ति राज्य के पास होती है, लेकिन राष्ट्र के पास क्या होती है, राष्ट्र के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। एक भावना की बात है। ठीक है, घटक तथा तत्व की बात करें तो राज्य के पास घटक होने आवश्यक हैं। अगर इसमें से कोई भी एक घटक नहीं है तो उसे राज्य नहीं माना जाएगा, लेकिन राष्ट्र फिर भी वो हो सकता है। अब राज्य बनने के लिए 4 घटक होने आवश्यक हैं, जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और भूगोल। ठीक है, ये होने जरूरी है। भूभाग भी होना जरूरी है, संप्रभुता भी होना जरूरी है, जनसंख्या भी होना जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें होनी जरूरी होती हैं, ये 4 चीज होनी जरूरी है। ठीक है, चलो ये आपको 5 आधार मिल गए, इन 5 आधार को लिख लो। बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा दिया है, इसको बार बार कट करके छोटा छोटा बना लो। क्वेश्चन जो क्वेश्चन है छोटा छोटा कट करके बना लेना, अपना देखते रहना वीडियो। ठीक है, राज्य तथा समाज के बीच में कोई 5 अंतर उजागर करो, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अब उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो समाज आया पहले या राज्य पहले आया, तो आप देखोगे कि जब हम
प्रिमिटिव एज में है, आदिवासी एज में है, फिर धीरे 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 सभ्य होते जा रहे हैं, फिर उसमें कुछ बलशाली लोग होंगे, फिर वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को गुलाम बनाते हैं, गुलाम बनाने के फिर आगे आते हैं, फिर आगे सामंतवाद आता है, फिर भूमि का इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है, फिर एक एरिया को ये एक्वायर करते हैं, फिर राजतंत्र होता है, फिर राजा बनता है, इस तरह से बनते जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम पहले राज्य बनाए या पहले समाज बने? तो पहले हम भाई समाज बने, क्योंकि घुमंतु समाज भी था। जब आप प्रिमिटिव एज में हो तो भी आप एक समाज हो। परिवार क्या है? समाज का मूलभूत इकाई है। परिवार जो है मूल केंद्र है समाज का। तो आप सोचो, परिवार अगर बना तो इसका मतलब समाज भी बना। कई सारे परिवार मिलकर एक समाज बनाते हैं, और वही समाज अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो कुछ शक्तियां राज्य को देते हैं कि भाई देखो आप ये रखो, और उसके लिए हम आपको पे करेंगे, कर के रूप में पे करेंगे, टैक्स देंगे, और आप हमारे संपत्ति की और हमारे जान की सुरक्षा करो। तो इसका मतलब ये है कि समाज जो है राज्य से पहले आता है। तो राज्य की उत्पत्ति बाद में होती है, समाज की उत्पत्ति पहले होती है। ठीक है, और समाज ही राज्य को बनाता है। हम और आप सरकार बनाने जाते हैं ना, जो कि राज्य का एक अंग है। ठीक है, तो क्यों बनाने जाते हैं? वोट देकर बनाने जाते हैं। तो वही तो हम कर रहे हैं। इसी तरह से समाज जो है राज्य की रचना की होगी। एक को व्यक्ति को, शक्तिशाली व्यक्ति को राजा बनाया होगा, फिर वो राज्य किया होगा। ठीक है, तो ये लॉ, आप आगे चलोगे लॉग, रूसो, ऐसे बहुत सारे थिंकरों को पढ़ोगे। ठीक है, जो इसके बारे में बहुत ही विस्तार, हॉब्स को पढ़ोगे, तो इन सब के बारे में आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। आई होप कि मैं पढ़ाऊं उसके बारे में, तो और अच्छे समझ में आएगा। बस आप अभी इतना ही समझो। संगठन के आधार पर अगर हम देखें तो राज्य जो है एक क्या है? राजनीतिक संगठन है। ठीक है, और समाज क्या है? सामाजिक या संगठन है। राज्य में क्या है? सरकार के बारे में बात हो रही है, सरकार कैसे चलेगा, आपके अधिकार की बात होगी। समाज जो है, समाज, इसमें धर्म की बात हो रही है। ठीक है, आप किस धर्म को मानेंगे, किस जाति को मानेंगे, आप कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे रहेंगे, राज्य को उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है? हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे पास कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, राज्य हर धर्म को समान दृष्टि से देखता है, लेकिन समाज में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग खान पान करने वाले हैं, पहनने वाले हैं। ठीक है, तो संगठन के आधार पर अगर हम देखें तो राज्य जो है एक राजनीतिक संगठन है, और समाज जो है सामाजिक या सांस्कृतिक संगठन भी हो सकता है। विशालता के आधार पर अगर हम देखें तो राज्य जो है समाज से विशाल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समाज जो है संकीर्ण भी हो सकता है और बहुत विशाल भी हो सकता है। ठीक है, आप पूरे यूनिवर्स को भी एक समाज मान सकते हो। जो हमारा पूरा दुनिया एक समाज ही है, हर जगह समाज है। लेकिन राज्य जो है, राज्य भूगोल के आधार पर बदल जाते हैं, अलग अलग राज्य हो जाते हैं। तो हमेशा समाज जो है, राज्य जो है समाज से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा समाज होगा उतनी बड़े ही राज्य होंगे। ठीक है, तो विशाल, लेकिन ये समाज संकीर्ण भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, विशाल भी हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित की बात करें तो राज्य जो है वो मानव निर्मित है, क्योंकि मानव ने, मनुष्यों ने क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट करके राज्य की रचना की है। जबकि समाज प्राकृतिक है। ये आप देखोगे प्रिमिटिव एज में भी ये मिलते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब आदि काल में भी ये थे। ठीक है, आदि काल में भी ये प्राकृतिक रूप से, समाज जो है प्राकृतिक संस्था है, जबकि राज्य जो है मानव निर्मित संस्था है। ठीक है, शक्ति और संप्रभुता की अगर हम बात करें तो राज्य के पास शक्ति और संप्रभुता है। अगर आप राज्य की बात नहीं मानते हो तो राज्य जो है आपको कूट काट के बराबर करेगा और मनवाएगा, आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो न्यायपालिका आपको जेल में डाल देगी। ठीक है, पुलिस आपको 2 डंडे भी लगाएगी, कूट काट के बराबर भी करेगी। ठीक है, तो राज्य के अगर किसी नियम और किसी कानून का उल्लंघन करते हो जो बनाया है उसने, तो आपको क्या करेगा? आपको दंड देने का अधिकार राज्य के पास है। लेकिन अगर समाज का कोई नियम है, अगर आप उसे नहीं मानते हो तो समाज आपको बलपूर्वक या शक्ति से नहीं मनवा सकती, आपके साथ अत्याचार नहीं कर सकती, आपको शारीरिक रूप से कोई दंड
नहीं दे सकती, लेकिन सामाजिक रूप से आपको दंड क्या देगी, आपको समाज से बाहर कर देगी, आपके यहाँ खाने नहीं जाएगी, आपके यहाँ भोज भात नहीं करेगा, आपको न्योता नहीं देगा, समाज से बाहर कर देगा, आपके यहाँ विवाह नहीं करेगा। इस तरह की चीजों से समाज जो है आपको दंड दे सकता है, लेकिन ये भी इलीगल है, राज्य इसे नहीं मानता है। ठीक है, अगर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप राज्य से बोल सकते हो कि ये हमारे साथ ऐसे ऐसे किया जा रहा है, राज्य आपकी सिक्योरिटी का प्रबंध करेगा। ठीक है, साध्य और साधन की बात करें तो राज्य एक साधन है, किसके लिए, समाज के लिए। समाज जो है साध्य है, समाज के लोगों ने ही मिलकर राज्य की रचना की है। किस लिए की है, खुद की सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य की रचना की है। राज्य से जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो राज्य से कहा गया कि भाई हमारी संपत्ति की सुरक्षा और हमारे जीवन की सुरक्षा करने का दायित्व तो आपका है। अगर आपको कोई मारता है, आपकी संपत्ति पे कोई आधिपत्य करता है या छीनता है तो आप किसके पास जाते हो, पुलिस के पास जाते हो। पुलिस किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है। आप वहां पे कंप्लेन करते हो, फिर आप न्यायपालिका में जाएगा केस न्यायपालिका में जाने के बाद न्यायपालिका दोनों की बातों को सुनेगा, सुनने के बाद डिसीजन देगा कि क्या करना है। तो संपत्ति और जीवन का अधिकार की सुरक्षा करने का काम किसका है, राज्य का है। तो राज्य क्या हो जाएगा, एक साधन है, लेकिन समाज क्या है, एक साध्य है। समाज के लिए ही राज्य का निर्माण किया गया है। ठीक है, भूभाग की बात करें तो राज्य का एक भूभाग होना अनिवार्य है, लेकिन समाज का अनिवार्य भूभाग हो या ना हो, भाई समाज जहां 10 लोग बैठ गए वही समाज है, समझ गए। पहले भारत का भूभाग क्या था, लोग घुमंतु थे, घूम रहे, क्या राज्य है, कोई राज्य नहीं, तब भी समाज था। ठीक है, तो समाज के लिए भूभाग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसको जहां मिला वहीं समाज बन जाएगा, रहना। अब आप एक बात, जनजाति जो आप देखे होंगे, अंडमान निकोबार में एक जनजाति है, ठीक है, जो उसी जगह पे रहती है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो भी क्या है, एक समाज है, लेकिन राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वो राज्य नहीं है, समाज है, लेकिन वो उनका एक अपना समाज है। ठीक है, बल प्रयोग तथा बाध्यकारी नियम की बात करें तो राज्य जो है बल प्रयोग कर सकती है और इसके नियम बाध्यकारी होते हैं। समाज जो है बल प्रयोग नहीं कर सकती और इसके नियम बाध्यकारी नहीं होते हैं। वो आपके विवेक पे आधारित है कि आप उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। लाइक समाज का एक भाई तुमको पूजा करना है, आपको करना है मत करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा कि भाई नवरात्रे का व्रत रहना बहुत जरूरी है, अगर नवरात्रे का व्रत नहीं रहना तो आपको दंड मिलेगा, ऐसा नहीं। अरे भाई नवरात्रे में अगर आप मीट मांस खाओगे तो आपको दंड मिलेगा, राज्य कहेगा भाई उसकी उसकी स्वतंत्रता है, वो माने या ना माने। ठीक है, तो हर आपको करना है जो आपका धर्म है, जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं आप उसको करिए, लेकिन आप किसी और को नहीं कर सकते मजबूर। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो राज्य आपकी सुरक्षा आपको दंडित करेगा और उसके अधिकारों की सुरक्षा करेगा। तो ये बल प्रयोग और बाध्यकारी नियम राज्य के पास होते हैं। 14वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की 5 आवश्यक विशेषताओं के बाद। कोई राजनीतिक दल है, उसकी आप कैसे पहचानेंगे कि वो राजनीतिक दल है। सबसे पहले उसमें संगठित समूह होंगे, उनके विचार होंगे, उनके मैनिफेस्टो होंगे। ठीक है, उनका एक संगठित समूह होगा जो एक विचार पर, एक लक्ष्य पर काम करेगा, पहली चीज। दूसरा, समान विचारधारा। ठीक है, तीसरा, समान शक्ति प्राप्त। तीसरा क्या होगा कि वो जो भी ये विचारधारा है और जिस संगठित समूह है वो शक्ति प्राप्त करने के लिए काम करेंगे। उनका उद्देश्य होता है कि हम शक्ति प्राप्त करें। शक्ति कैसे प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त करने का अर्थ ये होता है कि हम सरकार बनाएं। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है, बिहार में जो वो क्यों हुआ है, कई सारी पार्टियां लगी हुई थी। ठीक है, प्रशांत किशोर भी लगे हुए थे, उधर आरजेडी लगा हुआ था, जेडीयू लगा हुआ था, भाजपा लगी हुई थी। सब क्यों लगे हुए थे, क्योंकि सबको क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। शक्ति कैसे मिलेगी, सरकार बनाने से मिलेगी, अर्थात सरकार बनाना इनका उद्देश्य होता है। हर पार्टी, जितने पार्टी राजनीतिक दल हैं, नेतृत्व तथा संगठनात्मक ढांचा होता है इनका। नेतृत्व जैसे बीजेपी का नेतृत्व इस समय कौन कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी कर रहे हैं, तो जेपी नड्डा का नेतृत्व होगा और वो नेतृत्व जो है संगठनात्मक ढांचे के आधार पर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, नेतृत्व होगा और
उसके नीचे कोई और, उसके नीचे कोई और, आप देखोगे प्रदेश अध्यक्ष होगा, फिर जिला अध्यक्ष होगा, ठीक है, ऐसे करके नीचे तक जिला परिषद अध्यक्ष होगा। तो एक संगठनात्मक संरचना होती है उनकी नेतृत्व की, ठीक है। चुनाव में भागीदारी लेना इनका मुख्य उद्देश्य होता है, जैसा कि मैंने उदाहरण में बिहार को बता दिया। तो ये 5 जो है आप इसको नोट डाउन करो, यही आपका की पॉइंट्स है। बस एक एक 3 लाइन जो मैंने बताया वो लिख देना है आपको। तो 15वां क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के कोई 5 मुख्य कार्य बताइए। इस समय तो भारत के जो निर्वाचन आयोग हैं, जो इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उनका तो मतलब क्या ही बताएं, क्या ही चल रहा है उनके साथ, ठीक है। और इस समय आप देख रहे हो कि SIR हो रहा है। SIR में जो BLO हैं उन पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि आत्महत्या करना है, बताओ। और हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि इतनी हड़बड़ी में क्यों कराया जा रहा है SIR। भाई आराम से टाइम लेके कराओ यार, ऐसा क्या एकदम नहीं जी कराना है आराम से। जनसंख्या गणना होना था कोविड के समय में, भूल गए, जनसंख्या गणना नहीं कराना है। भाई जनसंख्या गणना कराओ, भारत की कितनी जनसंख्या होगी, जनसंख्या को कंट्रोल कैसे करोगे। और निर्वाचन आयोग के ऊपर तो तमाचे पे तमाचे पड़ रहे हैं भाई, क्या ही बताएं। और इसका स्टेटमेंट देखो, क्या गजब के स्टेटमेंट देते हैं। कोई कुछ सबूत मांग रहा है कि वीडियो दे तो वीडियो दे दो। अभी देखो जो राहुल गांधी है, वोट चोरी तक का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पे चू नहीं रेंग रहे। और इतना आनंद फानंद में कई सारे कानून को चेंज कर दिया गया है। हम सबको थोड़ा सचेत होना चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव आयोग पे किसी प्रकार का हमला हो रहा है या चुनाव आयोग किसी के साथ मिलकर लोग मतलब मिली भगत से कुछ काम कर रहा है सरकार के साथ, तो ये बहुत बड़ा खतरा है भारतीय लोकतंत्र के लिए। अगर ये सच है तो, अगर नहीं है तो चुनाव आयोग को स्टैंड लेना चाहिए और उन्हें पूरे सबूत के साथ ये भारत के लोगों को बताइए। अधिकार है भारत के लोगों का जानने का कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से और पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंट रूप से काम कर रहा है। भारत के संविधान निर्माताओं ने इसीलिए चुनाव आयोग को एक अलग संवैधानिक संस्था बनाया है। ये समझना चाहिए, ऐसे आप मत करिए अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के 5 मुख्य कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, देखो सबसे पहले स्वतंत्रता निष्पक्ष चुनाव कराना। आज के समय में चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा इंजाम यही लग रहा है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा। किसका मिली भगत है सरकार के साथ, और कई सारे लोग इसके सबूत भी दे रहे हैं। अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, जैसे योगेंद्र यादव हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी चला। ये देश की जनता के लिए बहुत ही चेतावनी भरा चीज है अगर चुनाव आयोग ऐसा कुछ कर रहा है तो, ठीक है। मतदाता सूची तैयार करना तथा संशोधित करना। अब यही SIR हो रहा है कि मतदाता सूची को तैयार करना और संशोधित करना है। अब इतना प्रेशर बना के करना और इतना जल्दबाजी में करना, समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है ये, ठीक है। चुनाव चिन्ह का आवंटन करना इनका मुख्य काम होता है कि भाई जितनी पार्टियां उनका एक चुनाव चिन्ह दो। अगर पार्टियां नहीं है तो जो चुनाव में खड़ा हो रहा है तो उसका लिए चुनाव चिन्ह आवंटित करेंगे, यही, ठीक है। चुनाव प्रचार पर निगरानी रखना, देखो कितनी बड़ी बात है, चुनाव प्रचार पर निगरानी रखना है। अब चुनाव प्रचार पर निगरानी रखने का मतलब क्या है कि जब भी आदर्श आचार संहिता लग जाता है कहीं पे, ठीक है, ठीक है, तो जब भी आचार संहिता लग जाएगा तो हर प्रकार की सरकारी सेवाओं को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। लेकिन बिहार इलेक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन से ठीक 4 से 5 दिन पहले 10-10 हजार महिलाओं के खाते में पहुंच जाता है। क्या यह प्रश्नवाचक सवाल नहीं है निर्वाचन आयोग पे, है कि नहीं है, है ना। तो अब इसका जवाब नहीं देंगे
इनका जवाब नहीं है कि क्यों नहीं रोका उन्होंने। जबकि पीछे अगर आप जाकर देखो तो निर्वाचन आयोग ने ऐसे कई सारी चीजों को रोक दिया था जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हुआ। तो ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो आचार संहिता लागू करना, क्या आचार संहिता लागू हो रहा? आचार संहिता की तो बैंड बजा रखे हैं लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है और इसी पे आज के समय में सवाल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तरदायी 5 कारण की विशेष। भाई पर्यावरण क्षरण हो रहा, क्यों हो रहा? आज के समय में देखो प्रदूषण दिल्ली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है कि वायु प्रदूषण इतना क्यों हो रहा? वायु प्रदूषण हो रहा है, वन की कटाई हो रही है। वन की कटाई होगी तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो वन है, जो पौधे हैं, वो क्या करते हैं? फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें वो अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने में वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, मतलब श्वसन के रूप में लेते हैं और ऑक्सीजन को सर्जित करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन अगर वनों की कटाई हो जाएगी तो पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी और पेड़ों की संख्या कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अब अपने आप, आज के समय में देख रहे हो हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, पेट्रोल जल रहा, डीजल जल रहा, गाड़ियां चल रही, मशीनें चल रही, उद्योग चल रहा, सब क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किए जा रहे हैं और वनों की कटाई होती जा रही है। तो जब प्राकृतिक असंतुलन तो फैलेगा तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। तो वनों की कटाई की वजह से पर्यावरण क्षरण हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा, प्रदूषण बढ़ रहे हैं। प्रदूषण कैसे बढ़ रहे हैं? जो भी मैंने बताया, धुएं हो रहे हैं, एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, ये सब क्या है? ये सब प्रदूषण। अब मीथेन गैस निकल रहा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा, तो ये सब प्रदूषण को फैलाना। आज अभी ठंडी में देखो हम लोग दिवाली में पटाखे छोड़ते हैं, राम जी आए, राम जी। अबे भाई गधों, पहले ये तो समझ लो कि दिवाली मनाया क्यों जाता है? पटाखे छोड़ने के लिए। उस समय जब राम जी रावण को हरा कर लंका से आए थे अयोध्या, परमाणु बम लेके आए थे फोड़ने के लिए। अरे वहां के लोगों ने बहुत सभ्य तरीके से, बहुत शालीनता से दीपक जला के उनका स्वागत किया था। बम, पटाखे और धुआं धक्कड़ करके नहीं किया था। ये समझना चाहिए। और इससे आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो, इससे आप अपना नुकसान कर रहे हो, अपने संस्कृति का, अपने धर्म का नुकसान कर रहे हो और अपने पर्यावरण का नुकसान कर रहे हो। अगर कोई आपको मना कर रहा है तो आपके हित के लिए कर रहा है, हमारे हित के लिए कर रहा है, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कर रहा है। लेकिन कोई मानना नहीं है, मत मानो भाई, क्या करना है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक उपयोग। जितने प्राकृतिक संसाधन है उसका इतना उपयोग, अत्यधिक उपयोग हो रहा है। जैसे कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, पेट्रोल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, पेड़ों का ज्यादा से ज्यादा कटाई करके उपयोग किया जा रहा है, शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, बड़े बड़े कल कारखाने बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े टावर, क्या नाम है, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, ठीक है। पेड़ों की कटाई चल रही है। अब जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या पे सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। ये SIR कराने में लगे हुए हैं। अरे भाई जनसंख्या पे लाओ ना। मुझे लग रहा है जनसंख्या गणना हो गया तो हम इस समय पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे आ जाएंगे। और जनसंख्या अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो गरीबी कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। 5 किलो राशन सरकार देगी, बस इसी पे अपना जिंदगी बिताओ। सरकार को ये कंट्रोल करना चाहिए, जनसंख्या कंट्रोल करना चाहिए। चाइना ने अपना जनसंख्या कंट्रोल कर लिया। चाइना ने ऐसा नीति बनाई, ऐसे कठोर कानून बनाए कि वहां पे उसने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया। भारत ने ये सब अहम मुद्दे हैं, कोई डिबेट नहीं। मीडिया वालों को साले धर्म से फुर्सत नहीं है इन लोगों को। 4 को बाबाओं को बैठा लेंगे, धर्म पे प्रचार चल रहा, ठीक है। तुम मंदिर में पूजा नहीं करने गए, तुम राम मंदिर कब जाओगे? अरे गधों, ये जनसंख्या विस्फोट पे नहीं बात कर सकते हो, ये प्रदूषण पे बात नहीं कर सकते हो, वन की कटाई पे बात नहीं कर सकते हो, प्राकृतिक संसाधनों पे बात नहीं कर सकते हो। कोई भी पढ़ा लिखा अच्छा जा रहा है आज के समय में डिबेट करने। इन लोगों के पास कुछ और टाइम ही नहीं है, खाली धर्म का मुद्दा बनाए रखो। है क्या इनके पास? चलो आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की जो जटिल बनाया गया है वो कौन कौन से बिंदु हैं कि भारत के जो हमारा राष्ट्रपति वाला सेशन जो देखा होगा उसको पता होगा।
सबसे पहले तो निर्वाचक मंडल प्रणाली बनाया गया है। भाई निर्वाचक मंडल प्रणाली क्या है, ये आम लोगों को पता ही नहीं चलता कि राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ, कैसे हुआ। मैं गारंटी दे रहा हूं कि 85% या 80% भारत के लोगों को ये पता नहीं होगा कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है और ये निर्वाचक मंडल प्रणाली क्या है, पता ही नहीं होगा उनको, पढ़े ही नहीं है। आप लोग 10वीं में पढ़ाया जा रहा है लेकिन नहीं पढ़ोगे, सोचोगे यार पढ़ लेंगे हो जाएगा। अरे भाई अब सोचो, ये राष्ट्रपति बन रहा है, ये नियम है। राजनीति विज्ञान को इतने आप हल्के में मत लिया करो। तो निर्वाचक मंडल प्रणाली का क्या है, लोकसभा जो जनता के द्वारा चुनकर आए हुए हैं वही भारत के निर्वाचन मंडल प्रणाली में आ सकते हैं, राज्यसभा के नहीं आ सकते, राज्यसभा के नहीं आ सकते। लोकसभा और विधानसभा के ही लोग मिलकर निर्वाचक मंडल प्रणाली बनाते हैं और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, पहला। दूसरा, भारित मतदान, ठीक है, एक एकल हस्ताक्षरीय मत प्रणाली और जटिल कोटा गणना। अब एकल हस्ताक्षरीय मत प्रणाली, वहां पे क्या दिया जाता है, फेवर दिया, ऐसे बैलेट रहेगा, उस पर आपको मानना होगा पहला ये, दूसरा ये, आपकी चॉइस क्या है, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। और अगर कोई जीत, मान लो कोई नहीं जीता, तो वो उसका वोट क्या होगा, ऊपर वाले को ट्रांसफर हो जाएगा। आपको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो मेरे राष्ट्रपति जो मैंने पढ़ाया है, प्रेसिडेंट, वो वीडियो जाकर पूरा देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जटिल कोटा गणना, राष्ट्रपति के मतदान के वैल्यू कैसे गणना की जाती है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। किस तरह से संसद के जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दोनों लेते हैं, ठीक है। तो जो ये दोनों भाग लेते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। चाहे लोकसभा में 2 मनोनीत हो तो वो भाग नहीं लेंगे, ठीक है। जो मनोनीत हो गए, हालांकि लोकसभा में तो खत्म कर दिया गया, राज्यसभा में ये बस है, तो लोकसभा में जो मनोनीत हो गए चाहे राज्यसभा में, वो भाग नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। अब उनके कोटा, उनकी कितनी, एक मत की गणना वैल्यू कितनी होगी, इसकी मत गणना निकाली जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये चारों, तो चारों को आप लोग क्या करना है, याद कर लेना है, कॉपी में लिख लो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो मेरा राष्ट्रपति का वीडियो देख लो, वहां पे मैंने अच्छे से समझाया, यहाँ नहीं समझाऊंगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। साधारण विधेयक तथा धन विधेयक के बीच विधेयक के लिए संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। भाई साधारण विधेयक का क्या है, साधारण विधेयक मान लीजिए सरकार लाई, कोई भी लाया, उठाया, उस पर डिबेट होंगे, ठीक है, प्रस्तुतिकरण होगा, डिबेट होगा, मतदान होगा, पारित होगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर वहां पे होगा, यही प्रोसेस चलेगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, हो जाएगा। धन विधेयक थोड़ा सा अलग है। धन विधेयक कैसे अलग है, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, पहला, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, जबकि साधारण विधेयक को कहीं भी लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। दूसरा, लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, लोकसभा के बाद, और इसे सिर्फ सरकार ला सकती है और कोई नहीं ला सकता। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, ये तय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है, ठीक है। दूसरा, अगर ये धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास चला गया तो राज्यसभा इसको 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकता। अगर राज्यसभा इसे पुनर्विचार के लिए भेजता है लोकसभा को, तो पुनर्विचार के बाद अगर उसमें कुछ करेक्शन लोकसभा करती है तो करती, नहीं करती है तो दोबारा अगर उसको उसी तरह से भेज देती है राज्यसभा में, तो वो राज्यसभा से पारित माना जाएगा और वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति को उस पर साइन करना अनिवार्य है। बल्कि साधारण विधेयक को राज्यसभा जो है वापस भेज सकता है या राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक को नहीं भेज सकता, ठीक है। तो ये सारी क्या है, संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया है, इन दोनों को आपने यहां समझ लिया होगा। देखो बहुत बेसिक चीज समझा रहा हूं, यही लिख के आना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स में मत घुसो। ये आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, ऊपर के क्लास में जाओगे, तब ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, इतना ही समझो बस, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है।
भारतीय संघवाद की कोई 4 विशेषता। भाई संघवाद किसको कहते हैं? पहला, संघवाद में क्या होगा? डुअल क्या होता है? द्वैध शासन, ठीक है। पहला होगा द्वैध शासन, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दूसरा, न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी यहाँ पे, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, ठीक है। तीसरा, लिखित, चौथा लिखित संविधान होगा, ठीक है, लिखित क्या होगा? संविधान होगा, ठीक है। और चौथा, शक्तियों का विभाजन होगा, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर होगा, ठीक है, शक्तियों का विभाजन होगा। ये 4 चीजें ही मुख्य रूप से क्या होती हैं? संविधान की, भारतीय संघवाद के मुख्य लक्षण होते हैं। क्या क्या? पहला है लिखित संविधान होगा, दूसरा शक्तियों का विभाजन, तीसरा द्वैध शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका। बस यही संघवाद के 4 मुख्य विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? इसको लागू होने से संबंधित प्रावधानों की बात करें। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है जब भी राष्ट्र में किसी प्रकार के युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक असुरक्षा की बात होती है तो राष्ट्रपति 352 लगाकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। यह अक्सर युद्ध की स्थिति में होता है। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध था, लेकिन अगर ये घोषित युद्ध हो जाता तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था, ठीक है। ये होते हैं प्रावधान इसके, ठीक है। गुट निरपेक्षता को भारत की विदेशी नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्यों माना गया? भाई गुट निरपेक्षता के बारे में भाई कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है कि जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, दुनिया 2 धड़ों में विभक्त थी और भारत अभी ताजा क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। और भारत के पास सबसे मुख्य विषय था, सबसे बड़ी चिंता थी इकोनॉमिकल ग्रोथ करना। और इकोनॉमिकल ग्रोथ करने के लिए उसे अमेरिका से भी सहयोग चाहिए था और रूस से भी सहयोग चाहिए था। अगर किसी भी एक गुट में अगर वो शामिल होता तो दूसरे का वो शत्रु बनता और दोनों का सहयोग नहीं मिलता। दूसरी बात, संघर्ष की, मान लो युद्ध की स्थिति बनती तो किसी न किसी के तरफ से आपको युद्ध करना पड़ता, जो कि भारत के हित में नहीं था। उस समय हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और नासिर और टीटो जो थे, इन्होंने मिलकर क्या किया? एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया, गुट निरपेक्ष देशों का एक संगठन बनाया, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट, कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। तो हमें पहले अपना आर्थिक विकास करना है। अब सोचो इसको लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कितना आज के समय में ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोग चल रहे हैं गरियाते हैं। अरे कदों, जवाहरलाल नेहरू से तुलना किसी की कर रहे हो? किस स्थिति में उस बंदे को देश मिला और कितना विजनरी था वो बंदा, ठीक है, देश को कहां से कहां ले गया। आईआईटी, भाखड़ा नांगल डैम, कितने सारे एम्स, ये सब किसने दिया? जबकि उनके पास कुछ नहीं था, एकदम लूटा पुटा भारत मिला था। और आप आज से उनकी तुलना करते हो जवाहरलाल नेहरू की, उनकी गलतियां देखते हो। आज के आदमी का घर चलाना मुश्किल है, वो भी जवाहरलाल नेहरू को गरिया रहा होता है। गजब है यार, ठीक है। तो आप गुट निरपेक्षता, ये विजन सोचो किसका है? गुट निरपेक्षता का विजन किसका है? जिस पर आज भी भारत चल रहा है। कई सारे ऐसी चीजें पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें बनाकर गई हैं जिसको आज भी भारत क्या अपनी विदेश नीति में मुख्य रखता है, मेन रखता है, मेन फीचर है, मेन विशेषता है, और हम उनको गरिया रहे होते हैं। गजब है, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन। सबसे पहले किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होंगे हम, चाहे शीत युद्ध में 2 गुट हैं, अमेरिका और रसिया, हम दोनों में से किसी गुट में नहीं जाएंगे। दूसरा, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करनी हमारी बहुत प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम पहले अपने राष्ट्रीय हित को साधें, आर्थिक विकास करें, राष्ट्र को सुरक्षित करें, यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास करें, शिक्षा को बढ़ावा दें। सोचो उस समय शिक्षा क्या स्थिति रही होगी। 33% भी लोग शिक्षित नहीं थे, साक्षर नहीं थे। उन लोगों को समझाना,
उन लोगों को देश के साथ चलाना कितनी बड़ी बात है। ठीक है, शांतिपूर्ण संबंध, भाई देखो हम आपके साथ भी शांतिपूर्ण रहेंगे और इसके साथ भी शांतिपूर्ण, किसके साथ, अमेरिका के साथ और रूस के साथ, और इनके जितने भी गुट में जितने लोग शामिल है उन सब देशों के साथ हमारा जो संबंध होगा वो सौहार्दपूर्ण होगा, शांतिपूर्ण संबंध होगा। हम किसी के साथ भी, किसी भी गुट के साथ नहीं जा रहे। ठीक है, 9 स्वतंत्र देशों के बीच में नेतृत्व, जितने उस समय में 9 स्वतंत्र देश हुए थे, ब्रिटेन से, स्पेन से, अलग अलग देशों से, फ्रांस से, तो इन लोगों से जितने देश स्वतंत्र हुए थे और वो जो चाह रहे थे कि भाई अभी अभी तो हम बने हैं, अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं और ये साला फिर से हम लग रहा है कि युद्ध में हम जाएंगे, तो हमको किसी गुट में नहीं जाना, सबसे पहले हमें अपना विकास करना है, अपनी आर्थिक विकास करना है, अपनी जनता का विकास करना है। तो 9 स्वतंत्र देशों के गुट का नेतृत्व कौन किया, भारत किया। इससे भारत की छवि इंटरनेशनल, उसमें इंटरनेशनल रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, बढ़ा। भारत एक नए चेहरे के रूप में उभरा। उस समय सोचो, ये विजन था पंडित नेहरू का। ठीक है, तो एक 9 स्वतंत्र देशों के बीच में एक नेतृत्व करता हुआ देश भारत, जो अभी अभी ब्रिटेन से आजाद हुआ था, निकला। विश्व शांति, निशस्त्रीकरण, उपनिवेश विरोधी को बढ़ावा देना, निशस्त्रीकरण आज भी हमारे देश का क्या है, मुख्य विषय। हालांकि हम राष्ट्रीय हित को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं कर सकते, लेकिन विश्व शांति के लिए भी हम तत्पर रहे। हम पहले परमाणु युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हमको कोई मारेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आर्थिक एवं तकनीकी सहायता, जितने ये देश थे, 9 स्वतंत्र देश थे, भारत के पास जितनी आर्थिक और तकनीकी सहायता थी भारत उनको देता था। ठीक है, और विदेशों से लेता भी था। ठीक है, जैसे हमारा सबसे अच्छा सहयोगी हुआ है रूस। रूस ने हमें बहुत सारी चीजें दी। ठीक है, उसके सहयोग से हमने बहुत कुछ पाया। जैसे आप देखोगे भिलाई का, ठीक है, इस्पात जो है, बोकारो का जो संयंत्र है, ये सारे हम रूस के ही टेक्नोलॉजी को अपनाए हैं। ठीक है, शांतिप्रिय देशों के रूप में इसकी छवि बढ़ी भारत की। ठीक है, कि हम लोग शांति से रहना और विश्व स्तर पर शांति फैलाना, विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और भारत की इससे छवि बहुत ऊपर गई, एक वैश्विक लीडर के रूप में भारत उभरा। आरक्षण की नीति और संरक्षणवादी भेदभाव पर आधारित होने के न्याय संगत, ये कह रहे हैं कि भाई देखो आरक्षण की जो नीति है वो संरक्षणात्मक है, भेदभाव पर आधारित होने का न्याय संगत सिद्ध करने के कोई 4 तर्क दीजिए कि भाई ये संरचनात्मक भेदभाव पर आधारित है। ऐसा कुछ नहीं है, ये संरक्षण देने के कारण भेदभाव पर आधारित बनाया गया है। तो सबसे पहला है, यह ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को उन्नति का अवसर देता है, जिनको बहुत लोगों ने सताया, जबरदस्ती समाज में पिछड़ा हुआ रखा। उन देखो भीमराव अंबेडकर जी जब आरक्षण दे रहे थे तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा था कि बिना इकोनॉमिकल डेवलप किए हुए आप राजनीतिक रूप से भी अधिकार नहीं दे सकते। तो जब तक इकोनॉमिकल डेवलप नहीं आएगा लोगों के बीच में, तब तक वो, उनके पास अगर अधिकार है भी तो उस अधिकार का उपभोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जितने ऐतिहासिक रूप से वंचित लोग, जिनके साथ भी भेदभावपूर्ण हुआ, जिनके साथ शोषण हुआ, जिनके अपने ही लोगों ने उसके साथ शोषण किया, उनको उन्नत करने का भी अवसर मिलना चाहिए। और वो उन्नत के अवसर कैसे मिलेगा, जब उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएंगी आरक्षण के जरिए। ठीक है, दूसरा, शिक्षा एवं नौकरियों में समान अवसर उपलब्ध कराता है। आरक्षण जो है, अब मान लो कोई बहुत धनाढ्य आदमी है, ठीक है, और उसका बेटा पढ़ रहा, और एक मजदूर किसान का या ड्राइवर का बेटा है वो पढ़ रहा, दोनों में इकोनॉमिकल डिफरेंस है, तो सुविधा पढ़ाई की किसके पास ज्यादा है, उसके पास। और जो कमजोर है, जो गरीब है, उसके पास सुविधा कम है। तो इन दोनों को अगर बराबर करना है तो कुछ न कुछ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कुछ न कुछ संरक्षण देना पड़ेगा। तो वो संरक्षण कैसे दिया जाएगा, आरक्षण के जरिए दिया जाएगा, ताकि ये दोनों एक लेवल पर आ सके। ठीक है, तो एक चीज ये हो गया। सामाजिक एवं असमानता को कम करना, जो सामाजिक असमानता है, आर्थिक रूप से जो असमानता है उसको कम करना, क्योंकि आर्थिक असमानता जो है यही सामाजिक असमानता को बढ़ाता है। अब आप सोच लो,
हालांकि ये कहने की बात है, लेकिन आज भी आप अगर देख लो, आज भी आप देखोगे तो मान लो जो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे अपर कास्ट के लोग हैं, वो उनका आज भी समाज में दबदबा है, ठीक है, क्योंकि वो मानस में बैठा हुआ है, मस्तिष्क में बैठा हुआ है, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जाति कास्ट को अगर खत्म करना है तो लोगों का हृदय परिवर्तन होना चाहिए। जब तक वो हृदय से परिवर्तित नहीं होंगे, आप उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते। बहुत डिबेट था अंबेडकर और गांधी के विचारों में इसको लेकर, ठीक है। तो हृदय परिवर्तन करना चाहिए, जबकि अंबेडकर का कहना था कि भाई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के जरिए भी हम इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन मुझे मुझे अगर आज के समय में देखा जाए तो आज जो आरक्षण दिया गया है, यही लोग अपने ही लोगों का शोषण करने में लगे हुए हैं। तो इसके लिए क्रीमी लेयर भी लाया गया, लेकिन अभी तक उसका सही से उपयोग हो नहीं पाया, ठीक है। कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व को प्रदान करना कि भाई जो कमजोर वर्ग हैं उनको भी, समाज के जो कमजोर वर्ग उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से वो भी सबल हो पाए। तो ये 3-4 हैं, इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। मैंने इसको समझा दिया आपको लोग। भारतीय लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की आवश्यकता क्यों है, इसकी आवश्यकता के लिए आप अपना तर्क दो। तो भाई क्यों चाहिए स्वतंत्र लोक सेवक? आपने अगर मेरा क्लास देखा होगा तो आराम से पता होगा आपको। भाई लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र संस्था इसलिए चाहिए ताकि जितने लोक सेवक नियुक्त हो वो निष्पक्ष और पक्षपात रहित उनका चयन हो, न धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या राजनीतिक रूप से उनके साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव न हो, बल्कि वो निष्पक्षता से और पक्षपात से रहित उनका चयन किया जाए। दूसरा, चयन का आधार जो है योग्यता के आधार पर भर्ती हो। ये कौन करेगा? लोक सेवा आयोग करेगा। अगर किसी राजनेता को दे दिए तो हो गया कल्याण। राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा होनी चाहिए। ये जो लोक सेवा आयोग है वो क्या करेगी? राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा करेगी। ये नहीं कि प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको चयन कर लिए। एक प्रोसेस होगा कि भाई ये एग्जाम होगा, ऐसे होगा, ऐसे इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन होगा, फिर ट्रेनिंग होगा, ये सारी। तो राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखना है इसको। प्रशासनिक दक्षता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे योग्य व्यक्ति चाहिए, शिक्षित व्यक्ति चाहिए, कौशल व्यक्ति चाहिए, अपने क्षेत्र का माहिर व्यक्ति चाहिए, ज्ञानी व्यक्ति चाहिए, जो देश की शासन प्रशासन को संभाल सके, नीति बना सके और उन नीति को भारत के लोगों के विकास के लिए उपयोग किया जा सके। तो इसके लिए क्या चाहिए? बुद्धिमत्ता चाहिए, ठीक है। संविधान में निर्धारित भूमिका, इसमें संविधान में इसकी निर्धारित भूमिका के बारे में बताया गया। तो लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए एक अलग संस्था की आवश्यकता इन सब कारणों की वजह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा उल्लेखित नौकरशाही के आदर्श रूप के 5 लक्षणों के बारे में बताइए। अगर ये भी आपने क्लास देखा है तो आराम से बता सकते हो कि मैक्स वेबर जो है ये समाजशास्त्री थे। इन्होंने बताया कि जितने नौकरशाही होंगे, ठीक है, उनका क्या क्या बात। तो नौकरशाही के बारे में ये लिखते हैं, बताते हैं कि अधिकारों की श्रेणीबद्ध संरचना होगी। अब ये कहते हैं कि पिरामिड होगा, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है, तो ये ऐसे ऐसे रहेंगे, ठीक है, श्रेणीबद्ध रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक अधिकारी है, फिर यहाँ पे 2 होंगे, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये सब धीरे धीरे, और ये नीचे ये श्रेणीबद्ध पिरामिड टाइप के होंगे, ठीक है। और इनके जो कार्य होंगे विभाजित होंगे, ठीक है, कार्यों का विभाजन होगा, ठीक है। ऊपर के लोग नीति बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, फिर लागू हो रहा है, फिर धीरे धीरे नीचे तक जनता के पास आ रहा है, ठीक है। तो कार्यों का विभाजन होगा, नियमों तथा विनियमों के अनुसार कार्य होगा। ऐसा नहीं है कि कार्यों का विभाजन कुछ भी हो जाए। नियम होगा, कानून होगा, उसके आधार पर कार्य होगा कि भाई ये काम है, इसको ऐसे पारित करना है, इसको ऐसे लागू करना है, सबका रिकॉर्ड रखना है। ये सारी चीजों का एक क्या होगा? नियम और विनियम के अनुसार ही कार्य किए जाएंगे। ये नहीं कि मनमर्जी कुछ भी हो रहा है, ठीक है। निष्पक्षता एवं निर्लिप्तता, एकदम निष्पक्ष तरीके से ये काम होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट कार्य होगा, किसी तरह का कोई भी मतलब क्या कहते हैं उसको, करप्शन नहीं होगा, लेकिन इसमें तो सबसे ज्यादा करप्शन होता है यार, ठीक है। निष्पक्षता के आधार पर कार्य होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट योग्यता और मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति होनी चाहिए।
जिसके बारे में लोक सेवा आयोग के बारे में मैं इसीलिए बनाया गया कि भाई जो भी अधिकारी होगा, जो भी इस सेवा में आएगा, इसकी नियुक्ति कैसे होगी? योग्यता और मेरिट के आधार पर। अब भारत में देख लो, भारत में जो शीर्ष अधिकारी हैं उनका एग्जाम कौन लेता है? संघ लोक सेवा आयोग लेता है, जिसको क्रैक करने के बाद बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं या बहुत बड़े मेडिकल ऑफिसर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं। ये बड़े लेवल के हैं, ठीक है। इनकी योग्यता बहुत बड़ी है, ये मेरिट के आधार पर और एग्जामिनेशन के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। फिर स्टेट में आइए, स्टेट में भी इसी तरह से होता है। स्टेट जो है, स्टेट की लोक सेवा आयोग अपने राज्य के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए एग्जामिनेशन लेती है। फिर एसएससी में आ जाइए, फिर रेलवे में आ जाइए, मतलब हर चीज में एक मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। और ये किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिया है। और हर चीज का कि भाई किस पद पे जाओगे तो क्या कार्य करना है, इस पद पे जाओगे तो क्या कार्य करना है, इस पद पे रहोगे तो क्या कार्य करना है, कार्यों का पूरा विभाजन भी होता है उसमें। तो सोचो कि मैक्स वेबर ने कितने तरीके से चीजों को स्टडी किया और इसको अपने सिद्धांत में बताया कि नौकरशाही के आदर्श स्वरूप क्या है। तो ये 5 है, आपको याद कर लेने चाहिए, इसको नोट डाउन कर लो। और ये मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे किसी 8 मामलों का उल्लेख कीजिए जिसके बारे में मंत्रियों की सहायता करना तथा उन्हें सलाह देना सचिवालय की प्राथमिक दायित्व है। अब कह रहा है कि भाई कोई सचिवालय है, उनके मंत्रियों को सहायता के लिए वो क्या सलाह देते हैं। तो भाई मंत्री क्यों सलाह देगा? सचिवालय, जो भी सचिवालय होगा उसका क्या बेसिकली काम पूछ रहा है कि क्या काम है। तो पहला, नीति निर्माण में सहयोग करेगा, किसका? मंत्री का। दूसरा, बजट तैयार करने में सहयोग करेगा, भाई क्या बजट है, कितना बजट है, क्या पास होगा, कितना खर्चा हुआ, कितना होना है, कितना बैंक में बचा है, आगे कितना चाहिए, ठीक है। प्रशासनिक समन्वय, एक प्रशासन में समन्वय हो, एडमिनिस्ट्रेशन सही से चलता रहे, ठीक है। अब भारत में जो भी केंद्रीय मंत्री होगा उसको पूरे भारत में चल रहा है काम, तो भारत के सभी लोग, भारत में सभी प्रशासनिक जितनी चीजें हैं उनमें समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करना, ये कौन करेगा? सचिवालय करेगा। सरकारी कार्यों का क्रियान्वयन, जितने सरकारी इसके मान लो जो भी मंत्री है, जिस भी विभाग का मंत्री है, उससे संबंधित जितने कार्य हैं, ठीक है, जितने कार्यक्रम हैं उनको क्रियान्वयन करना, उनको इंप्लीमेंट कराने का काम भी कौन करता है? सचिवालय करता है। विधेयकों एवं प्रारूपों का, जितना कानून बनाने हैं, विधेयक बनाने हैं, उनको ड्राफ्ट करना है, उनके प्रारूप बनाने हैं, कौन बनाएगा? मंत्री थोड़ी बनाएंगे। इसमें 8वीं फेल भी मंत्री बन जाते हैं। भाई क्या बात कर रहे हो तुम? 8वीं, तो इनको पता है, इनको वो जो क्या कहते हैं, जो क्लिष्टता है, जो कानून की जो दांव पेच है, वो पता थोड़ी ना है, इनको इतना ज्ञान थोड़ी ना है। तो वो विधेयक एवं प्रारूप के निर्माण कौन करता है? ये यही सचिवालय। सचिवालय में कौन होते हैं? वही आईएएस आईपीएस होते हैं, लोक सेवा आयोग से आए हुए, जो एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, पढ़ाई करके आते हैं, वही ये बनवाते हैं, मंत्रियों का सहयोग करते हैं, ठीक है, प्रारूप का निर्माण करते हैं। अभी लेखों रिपोर्टों का जितना काम हो रहा है, जितने रिपोर्ट बन रहे हैं, जितने सबका रिकॉर्ड रखने का काम भी सचिवालय करता है। मंत्रालयों के बीच में संचार स्थापित करना, एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय के साथ बात कर रहा है, दूसरा मंत्रालय तीसरे, अब ये संचार कैसे होगा, वार्तालाप कैसे होगा? ये सचिवालय के जरिए ही होता है। अगर किसी तरह का कोई काम है, कराना है, या दूसरे मंत्रालय से तीसरे मंत्रालय में कोई काम कराना है, कोई क्लेरिफिकेशन लेना है, कुछ बजट पास कराना है, ये सब कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है? यही सचिवालय बनाती है, ठीक है। और विशेषज्ञों का सलाह प्रदान करना और मंत्रियों को सलाह प्रदान करना, विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने का भी काम सचिवालय का ही है। तो ये 8 मामले यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं, जो मंत्रियों के लिए सचिवालय की प्राथमिक कर्तव्य है, प्राथमिक कार्य हैं, जो वो सचिवालय करता है, ठीक है। चलिए अगला आगे चलिए। आज के क्लास में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। ऐसे में 100 क्वेश्चन कराऊंगा। 100 क्वेश्चन में से आपके अधिकांश क्वेश्चन फंसने एग्जामिनेशन में। तो ये 25 क्वेश्चन को बार बार आप देखिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ये की पॉइंट्स को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए,
पढ़ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए जितना मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक एक चीज मैंने खोल कर रख दी है यहाँ पे, एक एक चीज मैंने एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं, ऐसा होगा नहीं कि ना समझ में आया हो, फिर भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर जेन्युइन होगा तो मैं उस पर 2-4 मिनट का 5 मिनट का वीडियो बनाकर आपका सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह के 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।